हाँ जेठानी जी, मेरे मायके वाले मेरे ससुराल वालों से ज्यादा मायने रखते हैं। आज सुरभि बहुत खुश थी। आज उसे बहुत लोगों को जवाब देना था, जिन्हें जवाब देने के लिए पिछले 6 सालों से वह इंतजार कर रही थी। पर अब वक्त आ चुका था उन मतलबी लोगों को जवाब देने का, और सुरभि ने उन्हें जवाब देने की पूरी तैयारी कर रखी थी। सुरभि के ससुराल में उसके सास ससुर, जेठ जेठानी, उसका पति और एक छोटी ननद थी। इतने ही लोग थे सुरभि के ससुराल में। कुल मिलाकर कोई बहुत बड़ा परिवार नहीं था और पैसों की तंगी कोई नहीं थी। अच्छा खासा धनी परिवार था। पर हाँ, सुरभि का ससुराल एक जॉइंट फैमिली थी, तो सुरभि और उसके पति के हाथ में कुछ भी नहीं था। सब कुछ सास ससुर के हाथों में था, और ससुर जी के बिजनेस में ही सम्मिलित होकर दोनों भाई बिजनेस करते थे। और ससुर जी का बिजनेस बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ था, क्योंकि सुरभि के ससुराल का बिजनेस काफी बड़े पैमाने पर था। तो सबको मिलकर उस बिजनेस को संभालना पड़ता था, नहीं तो इतने बड़े बिजनेस को अकेले संभाला नहीं जा सकता था। और घर में सुरभि की जेठानी बहुत ही तेज स्वभाव की थी, और अपने इसी स्वभाव के कारण उसने पूरे घर पर अपना आधिपत्य जमा रखा था, क्योंकि वह पिछले 8 सालों से उसे घर की बहू थी और उसने सब कुछ अपने हाथों में ले रखा था। सुरभि की सास भी काफी तेज स्वभाव की थी। सुरभि शुरू से ही काफी सीधी सादी और बहुत ही धीरे स्वभाव की थी। साथ ही साथ उसका पति भी उसी की तरह धीरे स्वभाव का था, बहुत ही गंभीर और सीधा साधा था, ज्यादा बोलता नहीं था। सुरभि की छोटी ननद बहुत तेज स्वभाव की तो नहीं थी, वह बहुत ही मीठा बोलती थी, पर बहुत ही चालाक थी। पूरे घर में एक दूसरे की शिकायत लगाया करती थी और लड़ाई करवाती रहती थी। सुरभि ने कुछ ही दिनों में यह सब कुछ समझ लिया था कि ससुराल का माहौल कैसा है, और यह भी समझ में आ गया था कि अगर इस घर में रहना है तो बहुत सोच समझ कर रहना पड़ेगा, क्योंकि घर का माहौल ऐसा था कि उनके ऊपर कभी भी कोई इल्जाम लग सकता था। सुरभि की जेठानी के आगे किसी की भी नहीं चलती थी, वह किसी को कुछ सुनती ही नहीं थी और खुद को उस घर की इकलौती मालकिन समझती थी। सुरभि की सास को घर से कोई मतलब नहीं था। वह दिन भर अपने क्लब और किटी पार्टी में बिजी रहती थी, और सासू माँ को घर आने पर सिर्फ खाना चाहिए होता था। सासू माँ को जो कुछ भी चाहिए होता था वह उनके आगे हाजिर होना चाहिए था, नहीं तो वह पूरे घर में हंगामा मचा देती थी, और उनसे लड़ पाना किसी के बस की बात नहीं थी। और यह सारी जिम्मेदारी अब सुरभि के सर पर आ चुकी थी, क्योंकि जेठानी तो घर की मालकिन बन चुकी थी और देवरानी तो अभी नई नई आई थी। ननद को कुछ करना धरना तो था नहीं, सिवाय चुगली के। दिन भर वह किसी न किसी की चुगली करने बैठी रहती। सुरभि को सबकी खातिरदारी करनी होती थी। एक तरह से सुरभि घर की नौकरानी बनती जा रही थी और घर के कामों में पिसती जा रही थी। सुरभि अपने लिए बिल्कुल समय नहीं निकाल पाती थी। सुरभि का पति भी यह सब कुछ देख रहा था, पर कुछ कर नहीं पा रहा था। सुरभि धीरे धीरे घर की नौकरानी बनती जा रही थी। अगर सुरभि कभी थोड़ा बहुत तभी जुबान से विरोध करती तो जेठानी और सास उसके ऊपर हावी हो जाती, और सुरभि का स्वभाव बहुत ही सीधा साधा था। वह उनसे लड़ नहीं पाती थी। जेठानी बात बात पर बोलती थी, इतने सालों इस घर को मैं अकेली संभाली हूँ और तुम कुछ महीनों में ही परेशान हो गई। तुम्हारे आने से 8 साल पहले तक मैं ही तो सब कुछ देखती थी, मैं तो कभी परेशान नहीं हुई। सुरभि को बहुत अच्छे मेरे समझ में आता था कि उसकी जेठानी ने कितना घर को संभालना होगा। जो एक बात का 10 कड़वी बातों में जवाब देती है, उसने अपने ससुराल वालों की कितनी सेवा की होगी। यह बात सुरभि अच्छे से समझती थी। सुरभि को पता था कि वह बहुत सीधी सादी है, इसलिए जेठानी और सास उसके ऊपर हावी हो जाती है और वह कुछ बोल नहीं पाती। सुरभि का पति भी यह सब कुछ देख रहा था, पर कुछ कर तो नहीं पा रहा था। इसी तरह दिन गुजर रहे थे और समय के साथ सुरभि गर्भवती हुई। अब उसे पूरे आराम की जरूरत थी, इसलिए वह अपने मायके जाना चाहती थी, क्योंकि सुरभि को बहुत अच्छे से पता था कि ससुराल में तो उसे आराम मिलने से रहा, पर ससुराल वालों ने उसके मायके जाने नहीं दिया।
उसकी और उसके पति की ससुराल वालों के आगे बिल्कुल नहीं चली और सुरभि को अपने ससुराल में ही रहना पड़ा और उसी प्रकार सबकी नौकरानी गिरी करती रहना पड़ी, जिसकी वजह से सुरभि दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। इन सब के बावजूद भी सुरभि के ससुराल वालों को उसके ऊपर थोड़ी सी भी दया नहीं आती थी। सुरभि के पति को बहुत गुस्सा आता था, पर वह अपने घर वालों से सुरभि के लिए लड़ नहीं पाता था। सुरभि को यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि उसका पति भी उसी की तरह सीधा साधा है और किसी का स्वभाव इतनी आसानी से नहीं बदल सकता, क्योंकि वह खुद नहीं बदल पाई। कमजोरी की अवस्था में सुरभि की डिलीवरी हुई और उसने एक बेटी को जन्म दिया। क्योंकि सुरभि बहुत कमजोर थी और गर्भावस्था में उसके खाने पर पीने पर बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया था, न ही उसे कोई आराम मिला था, इसलिए बच्ची बहुत ही कमजोर पैदा हुई थी। ससुराल वालों ने इसका इल्जाम भी सुरभि के ऊपर लगा दिया कि सुरभि की लापरवाही की वजह से बच्ची कमजोर पैदा हुई है। ससुराल वालों का कहना था कि सुरभि ने अपना ठीक से ख्याल नहीं रखा, इसी वजह से बच्ची की यह हालत है। सुरभि ने बोला कि खुद का ख्याल रखने के लिए मेरे पास वक्त था तो सास और जेठानी तुरंत ही सुरभि से लड़ने के लिए तैयार हो गई और छोटी ननद ने नमक मिर्च लगाकर यह बात पूरे घर में फैला दी कि सुरभि भाभी बच्ची की कमजोरी का जिम्मेदार ससुराल वालों को ठहरा रही है। और फिर इस बात को लेकर घर में बहुत बड़ा हंगामा हुआ और फिर आखिर में सुरभि और उसके पति को भी चुप होना पड़ा, क्योंकि इस बात को लेकर उसके ससुर और जेठ भी बहुत हंगामा कर रहे थे, क्योंकि इल्जाम उनकी पत्नियों के ऊपर लग रहा था। सुरभि और उसका पति सारी सच्चाई देखते हुए भी चुप थे, क्योंकि अपने ही घर वालों से लड़ नहीं पा रहे थे। सुरभि के जेठ और ससुर बार बार ये बात बोल रहे थे कि कल की ये लड़की के लिए तुमने अपनी माँ और भाभी पर इल्जाम कैसे लगा दिया। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि सुरभि भी उस घर की बहू है, उनके छोटे बेटे की पत्नी है, पर वह अपनी पत्नी के लिए बोल सकते हैं, तो छोटा बेटा भी तो अपनी पत्नी के लिए बोल सकता है। लेकिन सुरभि और उसके पति ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी, फालतू के कलह से बचने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होगा। कुछ दिनों के बाद सुरभि फिर से घर में कोल्हू की बैल की तरह पिसने लगी और इन सब की वजह से वह अपनी नवजात बच्ची पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही थी। एक दिन सुरभि की बेटी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब थी, लेकिन वह किचन में लगी हुई थी, क्योंकि उस दिन घर में बहुत सारे मेहमान आने वाले थे। उसने जाकर अपनी सास और जेठानी से बोला कि मैं आज किचन नहीं देख पाऊंगी, बच्चे की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब है, उसे मेरी ज़रूरत है, आप लोग आज किचन देख लीजिए। लेकिन सास और जेठानी तुरंत ही इस बात के लिए सुरभि से लड़ने लगी कि यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, इतने सालों तो हमने देखा ही है, तुम्हारे तो रोज के नखरे रहते हैं, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, लेकिन बच्चों का बहाना लेकर घर के कामों से जी नहीं चुराया और पता नहीं क्या क्या बोलने लगी और सुरभि के लिए उनसे लड़ पाना असंभव हो गया। सुरभि ने बस गुस्से में इतना ही बोला कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप लोगों ने इस घर को कितना अधिक संभाला होगा, जो एक गिलास पानी भी खुद लेकर नहीं पी सकती। और यह कहकर सुरभि वहाँ से निकल गई, उनके कुछ जवाब देने से पहले ही, क्योंकि उसे पता था कि वह उनसे लड़ नहीं पाएगी,
किचन में काम करते हुए सुरभि का दिल रो रहा था कि वह अभी बीमार बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही है। मेहमान आकर जा चुके थे। सुरभि जल्दी से किचन से दौड़कर अपने बच्चे के पास गई। सुरभि की बच्ची बुखार से तप रही थी। उसने तुरंत अपने पति से बोला, इसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलना होगा, इसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब है। इन्होंने मुझे अपने बच्ची का ख्याल तक रखने नहीं दिया, किचन में लगाए रखा। यह तुम्हारी बेटी है, इनकी नहीं। इसका ख्याल तुम्हें और मुझे ही रखना पड़ेगा। इन्हें इसकी बीमारी से कोई मतलब नहीं। सुरभि और उसका पति बच्चे को लेकर तुरंत डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने जब बच्चे की हालत देखी तो वह बहुत जोर से चिल्लाए, आप लोग इंसान हैं या जानवर? बच्ची की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है और आप लोग अभी इसे डॉक्टर के पास लेकर आ रहे हैं। देखकर लग रहा है इसका ठीक से ख्याल नहीं रखा जाता। डॉक्टर ने बोला, यह तो बहुत सीरियस है, मैं गारंटी नहीं ले सकता कि यह बचेगी या नहीं। अब तो सुरभि और उसके पति की हालत खराब हो चुकी थी और फिर वही हुआ जो नियति को मंजूर था। सुरभि की बच्ची नहीं रही। बहुत बड़ी गाज सुरभि और उसके पति के ऊपर गिरी थी। सुरभि जोर जोर से रोने लगी। थोड़ी देर के बाद सुरभि और उसका पति अपनी बच्ची की लाश को लेकर घर आए। घर वालों ने जब देखा कि बच्ची नहीं रही तो वह भी थोड़ा घबरा गए और थोड़ी देर होने के बाद बच्ची का अंतिम संस्कार करवा दिया गया। सुरभि अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसका पति भी वहीं पर था। तभी सुरभि की सास और जेठानी वहां पर आए और बोले, कोई बात नहीं, छोटे बच्चों के साथ यह सब कुछ लगा रहता है। कई बार छोटे बच्चों के साथ ऐसे हादसे हो जाते हैं। इसे अपने दिल पर मत लो। ईश्वर ने चाहा तो अगले साल तक फिर तुम्हारे गोद में एक बच्चा खेलेगा। सुरभि ने आओ देखा ना ताओ और बहुत जोर से चिल्लाई, हाँ अगले साल तक फिर से मैं माँ बन जाऊंगी और उसके कुछ महीने बाद फिर आप और आपका परिवार मिलकर मेरे बच्चे को खा जाइएगा जैसे इस बार खा गया है। पर इसमें गलती आप लोगों की नहीं, इसमें गलती मेरी और मेरे पति की है कि हमने अपनी बच्ची के लिए कोई कड़े कदम नहीं उठाए और आप लोगों के डर से चुप रहे, जिसकी वजह से मैं अपनी बच्ची पर ध्यान नहीं दे पाई। गर्भावस्था में भी मेरी बच्ची कमजोर थी क्योंकि मैं उसका ख्याल नहीं रख पा रही थी आप लोगों की वजह से, और इसी वजह से मेरी बच्ची कमजोर पैदा हुई थी। लेकिन मैं मानती हूँ गलती मेरी थी। आप लोगों के डर की वजह से मैंने अपनी को पर ध्यान नहीं दे पाई और आज इतनी बड़ी गाज मेरे ऊपर गिर गई। मेरी बच्ची इस दुनिया में नहीं रही, इसमें भी मेरी ही गलती है। आप लोगों की वजह से मैंने और मेरे पति ने कभी भी अपने और अपने बच्ची के लिए आवाज नहीं उठाई। सुरभि आज बहुत जोर से गदगद रही थी। सास और जेठानी ने थोड़ी तेज आवाज में सुरभि को चुप कराने की कोशिश की तो सुरभि और भी जोर से गरजी और बोली, खबरदार जो आज किसी ने मुझे कुछ भी बोला मैं मुंह नोच लूंगी उसका। और फिर अपने पति की तरफ देखकर सुरभि ने बोला, अब तो अपने अंदर के मर्द को जगाओ। तुम्हारे सामने तुम्हारी बच्ची मर गई, कब तक चुप रहोगे? सीधा होना अच्छी बात है, लेकिन इतना सीधा होना कि उस सीधेपन की वजह से अपनी आंखों के सामने अपनी औलाद चली जाए और उसके बाद भी तुम्हारे मुंह से एक शब्द ना निकले, ऐसा सीधापन किस काम का? अपनी बच्ची के लिए आज भी आवाज नहीं उठाओगे? किस तरह से अपनी शक्ल आईने में देखोगे? तुम्हारे इस सीधेपन की वजह से आज हमारी बच्ची हमारे साथ नहीं है, इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है। आज जो बात मैं तुमसे कह रही हूँ यही बात मुझसे तुमसे शादी के तुरंत बाद करनी चाहिए थी।
आप कान खोलकर सुन लो, मैं और तुम इस घर के नौकर नहीं है और अब मैं इस घर का कोई काम नहीं करने वाली। और अब अगर तुमने अपनी जुबान नहीं खोली तो मैं तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रहने वाली, क्योंकि अपनी बच्ची को तो मैं खो चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जब तक इस तरह से चलेगा मेरे सारे बच्चे एक एक करके मरते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंसान नहीं रहते, जानवर रहते हैं। जानवर बच्चों को खा जाने वाले राक्षस रहते हैं। सुरभि बदहवास सी काफी कुछ बोले जा रही थी। आज किसी के भी हिम्मत नहीं हो रही थी सुरभि के आगे कुछ भी बोलने की या उसे चुप कराने की। सुरभि ने अपने पति को जी भर के लताड़ा। सुरभि के पति को भी समझ में आ चुका था कि सुरभि कुछ भी गलत नहीं बोल रही है। अपने सीधेपन की वजह से आज उसने अपनी बेटी को खो दिया है। सुरभि के पति ने किसी तरह से सुरभि को दवाई देकर सुला दिया और रूम से बाहर आ गया। अब सुरभि के ससुराल वालों को लगा कि सुरभि सो चुकी है। अब उसके पति को आड़े हाथों लेते हैं और उन्होंने सुरभि के पति को उल्टा सीधा बोलना शुरू किया कि तुम्हारी पत्नी की हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसा बोलने की। लेकिन अभी वह ज्यादा कुछ बोलते कि सुरभि का पति एक गर्जा और बोला, खबरदार, अगर आप लोगों ने मुझे या मेरी पत्नी को कुछ भी बोला, हम आप लोगों के नौकर नहीं है। आप लोग मेरे बच्चे को खा गए हैं। सुरभि कुछ गलत नहीं बोल रही है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से आज मेरी बच्ची की जान गई है। मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा और मेरा आज से आप लोगों से सारा रिश्ता खत्म। मैं अपनी पत्नी को लेकर इस घर से जा रहा हूँ। अपना घर, अपनी संपत्ति, अपनी दौलत अपने पास रखिए। सुरभि के सास ससुर जेठ जेठानी ने भी सुरभि के पति को बहुत समझाने की कोशिश की कि औरतों की बातों में आकर इतना बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। सुरभि के ससुर ने कहा, यह सब कुछ तो होता रहता है, ईश्वर की मर्जी के आगे किसकी चलती है। ईश्वर ने चाहा तो अगले साल फिर तुम्हारी गोद में संतान आ जाएगा। इस बार घर छोड़कर जाना सही नहीं है। पर सुरभि के पति ने बोला, आप लोगों के साथ यह सब कुछ नहीं हुआ है ना पापा, इसलिए आप ऐसा बोल पा रहे हैं। आपके तो तीनों बच्चे ठीक ठाक है ना, तो आप उस दुख का अंदाजा भी नहीं लगा सकते जिस दुख से मैं और सुरभि गुजर रहे हैं। अपनी संतान को अपनी आंखों के सामने खोने का दुख। सुरभि के जेठ ने अपने छोटे भाई को समझाने की कोशिश की, मर्दों को इतना ज्यादा भावुक नहीं होना चाहिए, खुद को संभालो। तो उसने फिर वही जवाब दिया, आपके तो दोनों बच्चे ठीक ठाक है ना भैया, तो आप भी मेरे दुख का अंदाजा नहीं लगा सकते। इस दुख का अंदाजा सिर्फ और सिर्फ मुझे और सुरभि को है। मुझे कहने में थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि यह मेरी कमजोरी है कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर नहीं पाया और मैं इस बात को मान रहा हूँ और इसलिए मैं इस घर से अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ। अपनी दौलत अपने पास रखी, उस दौलत का मैं क्या करूँगा जिसने मेरी बच्ची को भी मुझसे छीन लिया। इस पर सुरभि की सास ने बोला, बहुत जोश आ गया है ना तुझे क्या लगता है बाहर जाकर तू आराम की जिंदगी जिएगा? तुझे यही ऐसे आराम बाहर मिल जाएंगे। अरे भीख मांगेगा तू, भीख मांगता हुआ वापस नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना। अब तो सुरभि के पति को और भी अधिक गुस्सा आ गया। उसने सुरभि को उठाया और बोला, अभी चलो, हमें अभी इसी वक्त इस घर से चलना है। सुरभि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर पहली बार उसे ऐसा लग रहा था कि उसका पति उसके और उसकी बच्ची के लिए कोई कदम उठा रहा है, इसलिए वह बिना कुछ पूछे अपने पति के साथ निकल गई। जाते जाते भी सुरभि की सास ने ताना मारा, देख लेना, हाथ में कटोरा लिए हुए वापस नहीं आया तो मेरा नाम नहीं। इस पर सुरभि ने भी जाते जाते बोला, देख लेना, आप लोगों को घमंड को अपने पैरों तले ना रौंदा तो मेरा नाम नहीं।
सुरभि और उसके पति घर से निकल तो गए थे, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। सुरभि ने अपने भाई को फोन किया और सारी बात बताई। सुरभि के मम्मी पापा ने बोला, तुम दोनों तुरंत अपने घर आ जाओ। तुम लोगों ने हमें इतना पराया कैसे समझ लिया? हम अभी जिंदा है। सुरभि अपने पति को लेकर अपने मायके चली गई। वहाँ पर सुरभि के मम्मी पापा और भाई भाभी ने उसकी सारी बातें सुनी और उन्हें समझ में आ गया कि सुरभि और उसके पति के साथ उसके घर में कितनी नाइंसाफी हुई है। सुरभि के मम्मी पापा ने बोला, तुम लोगों को जब तक दिल करे यहाँ पर रहो, इसे अपना ही घर समझो। सुरभि के भाई भाभी ने भी सुरभि और उसके पति से यही बात बोली और उनका पूरा साथ दिया। सुरभि के भाई ने बोला, आपको जो भी काम करना है आप उसके बारे में आराम से सोचिए, हम सब आपके साथ हैं, आपका पूरा सहयोग करेंगे। आपके साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, उसका विरोध करके आपने कुछ भी गलत नहीं किया। अब आप लोग अपने आगे की जिंदगी के बारे में सोचिए। सुरभि के भाई भाभी ने पूरा साथ दिया। सुरभि के भाई ने सुरभि के पति से बोला, आप कल ऑफिस आइएगा, आपके काम के लिए सोच विचार किया जाएगा और तब तक सुरभि भी मम्मी के पास आराम कर लेगी। बहुत कमजोर हो गई है, वह कुछ दिन मम्मी और भाभी के साथ रहेगी तो उसका मन भी हल्का हो जाएगा और अच्छे से खाएगी पिएगी तो शरीर भी मजबूत हो जाएगा। वैसे भी सुरभि को बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है, उसे देखभाल की बहुत जरूरत है, जो कि एक माँ से अच्छा कोई नहीं कर सकता। सुरभि के पति को उम्मीद नहीं थी कि सुरभि के मायके वाले उसका इतना साथ देंगे, पर सुरभि को बहुत अच्छे से पता था कि उसके मम्मी पापा और भाई भाभी बहुत अच्छे स्वभाव के हैं और उनका साथ जरूर देंगे। जब तक समझ ने अपने ससुराल के बारे में उसने कुछ नहीं बताया और उन्होंने उसके ससुराल के बारे में कुछ दखल अंदाजी भी नहीं की, और जब उसने मुंह खोल कर मदद मांगी तो वह हर कदम पर उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि उन्हें भी बहुत अच्छे से पता है कि उनकी बेटी गलत नहीं है बल्कि उसके ससुराल वाले गलत हैं। इधर सुरभि के ससुराल में सबको लग रहा था कि कोई अपने मायके में कितना दिन रह सकता है। एक न एक दिन सुरभि के मायके वाले उसको और उसके पति को बेइज्जत करके घर से निकाल ही देंगे और फिर उनके पास कोई चारा नहीं बचेगा और वह लौटकर अपने घर ही वापस आएंगे। इस गुमान में सुरभि के ससुराल वाले और भी ज्यादा घमंड दिखा रहे थे और इधर सुरभि अपने मम्मी और भाभी की देखरेख में शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होती जा रही थी और उसका पति भी रोज नए नए बिजनेस के बारे में अपने साले और ससुर जी से डिस्कस करके अपने भविष्य के लिए रोज योजनाएं बना रहा था। सुरभि के पति ने जल्द ही अपना टाइल्स मार्बल का बिजनेस शुरू किया, जिसमें थोड़ा सहयोग उसके सास ससुर ने किया, जिसे उसने समय के साथ लौटा देने का वादा किया और थोड़ा उसने बैंक से लोन लिया। बिजनेस के लिए जमीन सुरभि के पिताजी ने दे दी। उनकी एक खाली जमीन पड़ी थी जो अभी उनके किसी काम की नहीं थी। सुरभि के पति को यह सब कुछ लेना अच्छा नहीं लग रहा था तो उन्होंने बोला, आपका बिजनेस जब चल निकलेगा तो आप इसके पैसे हमें दे दीजिएगा, फिर तो आपको बुरा नहीं लगेगा। सुरभि के पिताजी ने अपने दामाद से बोला, आप यह कभी मत सोचिएगा कि हमने आपको कुछ दिया है, बल्कि पूरे आत्मसम्मान के साथ बिजनेस कीजिएगा, यह सोचकर कि आपने हमसे कर्ज लिया है जो आप हमें समय के साथ लौटा देंगे। इस तरह से सुरभि के पति ने अपना पूरा ध्यान अपने बिजनेस पर देना शुरू कर दिया और सुरभि भी अपनी मम्मी और भाभी के साथ बहुत खुश थी। सुरभि ने भी घर में अपना ही कुछ काम करने की सोची और अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, जिसमें वह अपने दैनिक जीवन के पलों को शेयर किया करती थी। सुरभि ने अपने चैनल पर अपने जीवन के अच्छे बुरे पलों को शेयर किया, जिससे लोगों को उससे बहुत सहानुभूति होने लगी और उसके संघर्ष ने लोगों को प्रेरित किया और उसका यूट्यूब चैनल बहुत तेजी से चल निकला। इधर सुरभि का पति भी अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था और उसका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। 2 साल होते होते सुरभि के पति का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ गया और सुरभि का चैनल भी काफ़ी ग्रो कर गया। सुरभि और उसके पति दोनों को बहुत अच्छी आमदनी
होनी शुरू हो गई थी। उन दोनों ने तय किया कि अब धीरे धीरे सबका कर्जा लौटाना शुरू करते हैं। सुरभि ने अपने घर में सबको बोला कि अब तो उसके पति का बिजनेस और उसका यूट्यूब चैनल दोनों बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप धीरे धीरे उसका पति सबके कर्ज लौटाएगा और 2 साल में उसने अपने यूट्यूब से इतनी इनकम जमा कर ली है कि वह एक छोटा सा घर खरीद सकती है। तो सुरभि ने कहा, अब हम एक छोटा सा घर खरीद कर अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं। मेरे पास इतने पैसे तो नहीं कि मैं अपने ससुराल जैसा बड़ा घर खरीद सकूं, पर अभी हम दोनों के लिए एक छोटा सा घर ही काफ़ी होगा जहां हम सुकून से रह सकेंगे। सुरभि की माँ और भाभी ने बोला, तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही है। और सुरभि की माँ और भाभी ने मिलकर एक अच्छा प्यारा सा छोटा सा घर सुरभि के लिए पसंद किया, जिसे सुरभि ने खरीद लिया, जिसमें 2 कमरे, एक वॉशरूम, एक छोटा सा किचन और एक छोटी सी बालकनी थी। घर की कीमत 15 लाख रुपए थी। सुरभि के पति को हैरानी हो रही थी कि सुरभि ने एक यूट्यूब चैनल से 2 साल में 15 लाख रुपए कमा लिए। सुरभि ने बोला, जहाँ चाह वहाँ राह। बहुत मेहनत की है मैंने अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, मेहनत का फल तो मिलता ही है और अब धीरे धीरे मेरी इनकम तो लगातार बढ़ ही रही है। मेरे साथ साथ ही और भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पता चल रहे हैं जिससे अच्छी कमाई होती है और मैं वहाँ भी ट्राई कर रही हूँ। धीरे धीरे मेरी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसका मुझे यकीन है। आप अपने बिजनेस पर ध्यान दीजिए और मैं अपने बिजनेस पर, क्योंकि हमें कुछ लोगों को जवाब देना है। याद रखिए, सुरभि के पति ने बोला, हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, और दोनों अपने अपने काम पर ध्यान देने लगे। सुरभि फिर से गर्भवती थी और इस बार वह अपना पूरा ख्याल रख रही थी और उसकी माँ और भाभी तो थी उसका साथ देने के लिए, उसका पूरा ख्याल रखने के लिए। समय के साथ सुरभि ने एक बेटे को जन्म दिया और वह पूरी तरह से स्वस्थ था और इस बार सुरभि भी पूरी तरह से स्वस्थ थी। अपने घर से निकले सुरभि को 3 साल हो चुके थे। इस बीच उसका एक बच्चा भी हो चुका था, लेकिन इस बीच उसने अपने ससुराल वाले से कभी कोई संपर्क नहीं साधा और ना ही ससुराल वालों ने उससे कोई संपर्क साधा। ससुराल वालों को तो अब भी नहीं पता था कि वह दोनों अभी सुरभि के मायके में रहते हैं या कहीं और। उन लोगों ने कभी पता लगाने की कोशिश भी नहीं की कि वह तो इस गुमान में थे कि वह दोनों कहीं भीख मांग रहे होंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वह दोनों जीवन में अकेले कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उधर सुरभि और उसके पति का बिजनेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा था। सुरभि के पति ने 1 साल के भीतर लगभग सबका कर्ज चुका दिया और उस फ्लैट की कीमत भी ससुर जी को दे दी जिस पर उसने अपना बिजनेस शुरू किया था। अब सबका कर्ज चुकाने के बाद वह बिजनेस पूरी तरह से सुरभि के पति का था। उन्हें अपने घर से निकले लगभग 4 साल हो चुके थे और उनके घर वाले इसी गुमान में थे कि उन्होंने अब तक कुछ खास नहीं किया होगा। जरूर कोई छोटी मोटी नौकरी करके जैसे तैसे अपना गुजारा चला रहे होंगे और आज नहीं तो कल अपने घर लौट ही आएंगे। उधर सुरभि के पति ने जब से अपने घर का बिजनेस छोड़ा था, उनके बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा था, क्योंकि सुरभि के पति के हिस्से का काम करने के लिए कोई नहीं बचा था और उस काम करने के लिए बाहरी लोगों को रखा गया था। बाहरी लोग काम तो करते थे पर साथ ही साथ बेईमानी भी करते थे। वह काम करने की तनख्वाह भी लेते थे और साथ ही साथ बेईमानी करके बिजनेस में घाटा भी करवा रहे थे और अपनी जेब भर रहे थे। क्योंकि बिजनेस बहुत बड़ा था, इसलिए शुरू में तो उन्हें अंदाजा भी नहीं हुआ कि उनका बिजनेस इतने लॉस में जा रहा है, पर अब लगभग 4 साल बीत चुके थे और उन्हें समझ में आने लगा था कि उनका बिजनेस धीरे धीरे डूब रहा है। उन्हें पता चल चुका था कि अब तक उनके करोड़ों के नुकसान हो चुके हैं। सुरभि के ससुर और जेठ चाहते थे कि सुरभि और उसका पति वापस आ जाए, क्योंकि उनकी कीमत उन्हें पता चल चुकी थी, पर अब वह किस मुँह से उनसे संपर्क करते। इतने सालों तक तो उन्होंने उनसे कोई संपर्क नहीं रखा। अपने घमंड और गुमान में उन दोनों ने अपनी अपनी पत्नियों से बात की और बिजनेस में ही
हो रहे नुकसान के बारे में बताया कि सुरभि और घर के छोटे बेटे का घर में रहना कितना जरूरी है, नहीं तो बिजनेस पूरी तरह से डूब जाएगा। सुरभि की सास ने अपने पति के कहने पर 4 सालों के बाद अपनी छोटी बहू को फोन लगाया और पूछा, क्या हाल चाल है? सुरभि ने बोला, जब आप लोगों के साथ नहीं हूँ तो हालचाल तो अच्छा ही होगा। क्या हुआ, आज हमारी याद कैसे आ गई? या यह देखने के लिए फोन किया है कि हम जिंदा हैं या मर गए? इस पर फोन पर सुरभि की जेठानी ने ले लिया और बोला, क्या सुरभि, तुम भी छोटी मोटी बातों को दिल पर लगा लेती हो? तुम लोगों ने तो एक छोटी सी बात का मुद्दा बनाकर घर छोड़ दिया था, इसलिए हम लोगों ने तुमसे कोई संपर्क नहीं रखा था कि तुम लोग अभी बहुत गुस्से में हो। हमारी बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी, लेकिन अब 4 साल बीत चुके हैं, इसलिए अब हम तुम्हें फोन कर रहे हैं और घर वापस आने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि यह तुम लोगों का घर है। सुरभि ने भी पलट कर जवाब दिया, क्यों, अभी कुछ दिन पहले ही तो हमारी छोटी ननद की शादी हुई है, तब आप लोगों ने हमें याद नहीं किया। घर के छोटे बेटे बहू को याद नहीं किया, तब हमारी याद नहीं आई। तब हम घर के सदस्य नहीं थे, तो आज हमारी याद कैसे आ गई? जरूर कोई ना कोई कारण है और इसके पीछे आप लोगों का कोई स्वार्थ छुपा हुआ है। लेकिन अब हम पहले जैसे बेवकूफ नहीं हैं जो आप लोगों की बातों में आ जाए। अब मैं और मेरे पति कभी भी आप लोगों की बातों में नहीं आने वाले। हमें जो भोगना था वह हम भोग चुके हैं, अब हमें वहाँ किसी भी कीमत पर नहीं आना है। यह कहकर सुरभि ने फोन रख दिया। उसके बाद सुरभि के ससुर और जेठ ने सुरभि के पति को फोन किया। उन लोगों ने सुरभि के पति से कहा, तुम्हारे चले जाने से बिजनेस में बहुत घाटा हो रहा है, करोड़ों का नुकसान हो रहा है, तुम वापस आ जाओ, बिजनेस में तुम्हारी जरूरत है। तो सुरभि के पति ने कहा, वाह, आप लोग जानिए, आपका बिजनेस है, मैंने वह बिजनेस कब का छोड़ दिया है और आप लोगों से सारे रिश्ते भी खत्म कर चुका हूँ, मुझे वहाँ नहीं आना। आपका बिजनेस है, आप खुद संभालिए। आप लोगों ने घर से निकलते वक्त हमसे यही कहा था ना कि हम कटोरा लेकर भीख मांगेंगे और एक दिन भीख मांगते हुए आपके पास वापस आएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। आज मेरे पास अपना बिजनेस है और अच्छा खासा बिजनेस है, करोड़ों का, जिसमें कोई हिस्सेदारी नहीं है, जिसके मालिक और मालकिन सिर्फ मैं और मेरी पत्नी है और मैं अपना बिजनेस छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। हाँ, और आप लोगों के रहते मुझे बहन की शादी तक में नहीं बुलाया, तो आज मेरी याद कैसे आ गई? हाँ, जल्द ही मैं अपना एक घर खरीदने वाला हूँ, बहुत बड़ा घर, आपको उस महल से भी बड़ा, जिसके गृह प्रवेश की पूजा में आप लोगों को जरूर बुलाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को अपनी औकात दिखानी है। बहुत शौक था ना आप लोगों को हमारी औकात देखने का। जल्द ही मिलना होगा। और हाँ, जल्दी में एक फैक्ट्री और शुरू करने वाला हूँ और उसे भी ऊंचाई तक पहुँचाऊँगा। 2 साल के भीतर आप लोगों से मिलना जरूर होगा, यह वादा है मेरा आप लोगों से। हमारे लिए जो भी सपना आप लोगों ने देखा वह पूरा नहीं हुआ, लेकिन हमने जो कुछ भी अपनी मेहनत के बलबूते खड़ा किया है वह तो आप लोगों को दिखाना बनता है। कहकर सुरभि के पति ने फोन काट दिया। सुरभि के ससुराल वाले अब समझ में आ चुका था कि दोनों मियाँ बीवी अब उनकी बातों में नहीं आने वाले। उधर सुरभि के ससुराल का बिजनेस दिन ब दिन डूबता जा रहा था और सुरभि और उसके पति का बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। सुरभि ने धीरे धीरे और भी ऑनलाइन काम शुरू कर दिए थे, जिससे उसकी इनकम बढ़ती ही गई थी। सुरभि का बेटा भी अब 2 साल का होने को आया। सुरभि और उसके पति को घर छोड़े लगभग 6 साल हो चुके थे। कुछ दिनों के बाद सुरभि ने अपने पैसों से एक बहुत बड़ा आलीशान घर खरीदा, जो उसके ससुराल के घर से के मुकाबले कम नहीं था, बल्कि उससे कहीं बड़ा और आलीशान था। सुरभि के पति ने अपने बिजनेस के पैसों से एक नई फैक्ट्री खोली और इन दोनों की पूजा एक साथ रखी। अब उन लोगों को लगा कि अब मम्मी पापा और भाई भाभी को दिखाने का वक्त आ गया है कि उन्होंने क्या किया है। क्या वह कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं या आज उनसे बहुत आगे आ चुके हैं? उन्होंने जो कुछ भी किया उसका जवाब तो उन्हें देना ही है। हम उन्हें आईना दिखाकर ही रहेंगे। उन्होंने पार्टी में अपने मम्मी पापा और भाई भाभी को बुलाया। घर वाले तो ऐसे ही किसी मौके में के इंतजार में थे ताकि सब कुछ सामान कर सके। घर वालों को लगा यह अच्छा मौका है, पार्टी में चलते हैं और उन दोनों को मनाकर वापस ले आएंगे। नियत समय पर सुरभि के ससुराल वाले सुरभि के गृह प्रवेश की पूजा आए
आए और साथ साथ ही उन्होंने फैक्ट्री भी देखी। सुरभि और उसके पति का घर और बिजनेस देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह दोनों इतनी तरक्की कर जाएंगे। सुरभि का घर देखकर तो ऐसा लग रहा था वह किसी महल में आ गए हैं और उसके घर के आगे उनका अपना घर, जिस पर कि उन्हें बहुत गुमान था, फीका पड़ रहा था। उनके मन में तो यह बात थी कि जरूर उन्होंने कोई छोटा मोटा घर लिया होगा और हमें दिखाने के लिए बुला रहे हैं। ऐसे महल के बारे में तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। साथ ही साथ फैक्ट्री देखकर उनकी तो आंखें चुंधिया गईं। पूजा वगैरह समाप्त हो चुकी थी और सब लोग खाना पीना खा रहे थे। सुरभि अपने मायके वालों के आगे पीछे ही डोल रही थी और अपने ससुराल वालों को कोई खास तजब्बो नहीं दे रही थी। सुरभि की जेठानी ने अपनी आदत के अनुसार ताना मारा, तुम तो बस अपने मायके वालों के आगे पीछे में ही लगी हुई हो, हमारी और तो कोई ध्यान दे ही नहीं रही हो, थोड़ा ध्यान हमारी ओर भी दे लो। इस पर सुरभि ने बोला, आप लोगों की ओर ध्यान देकर तो अपनी बच्ची खो चुकी हूँ और आप लोगों के ऊपर ध्यान देने का मुझे कोई शौक नहीं। जरूरत पड़ने पर मेरे मायके वाले ही मेरे काम आए थे ना, कि आप लोग मेरे लिए अब सब कुछ यही लोग हैं। आप लोग मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। आप लोगों को यहाँ से इसलिए बुलाया था ताकि आप लोगों को दिखा सके कि देख लो, हम कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं या करोड़ों की में खेल रहे हैं। और उम्मीद है यह सब कुछ देखकर आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ गया होगा। हम कोई कटोरा लेकर आपके पास कभी नहीं आए और आपको इतना अंदाजा तो हो ही गया होगा कि आज आपसे कहीं ज़्यादा संपत्ति हमारे पास है और आगे यह संपत्ति और बढ़ेगी, क्योंकि हम लोग आप लोगों की तरह चालबाज नहीं है। सुरभि के जेठानी को सुरभि से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह तो उसे पुरानी वाली सुरभि समझ रही थी, जिसकी जुबान उसके सामने नहीं खुलती थी लड़ाई के डर से। अब सुरभि के सास ने बोलना शुरू किया, चल बेटा, अब अपना गुस्सा थूक दे और अपने घर वापस चल। अपना घर आखिर अपना ही होता है। तो सुरभि ने बोला, हाँ मम्मी जी, आप सही बोल रही हैं, अपना घर तो अपना ही होता है और मेरा अपना घर यही है जिसे मैं और मेरे पति ने अपनी मेहनत से बनवाया है और हमारा बिजनेस भी यही है जिसे हम दोनों ने बड़ी मुश्किल से खड़ा किया है। मैं कैसे भूल सकती हूँ कि आप लोगों ने मेरी बेटी को खाया है। और यह सुनकर सुरभि की सास भड़क उठी, लेकिन सुरभि को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने बोला, जितना चिल्लाना है चिल्लाइए, लेकिन इस सच को आप नहीं बदल सकती कि आप लोगों ने मेरी बेटी की जान ली है। नहीं नहीं, यह मैं क्या बोल रही हूँ, आप लोगों ने मेरी बेटी को खाया है, लेकिन अब मैं दोबारा माँ बन चुकी हूँ और मेरा एक बेटा है और मैं आप लोगों की गंदी नज़र अपने बेटे पर कभी पड़ने नहीं दूंगी। सुरभि के साथ चुप हो गई थी, क्योंकि सुरभि की सास को पता चल चुका था कि सुरभि पुरानी वाली सुरभि नहीं है और वह हर बात का मुंहतोड़ जवाब देगी और वह उसका सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं होगा। सुरभि की माँ ने बोला, जाने दे, पुरानी बात छोड़ दे। इस पर सुरभि ने बोला, माँ, बचपन से आपने हमें यही सिखाया है कि छोड़ दे, जाने दे, शांति से रह। कभी हमें अपने हक के लिए लड़ना नहीं सिखाया, जिसका नतीजा यह निकला कि मैं अपने बच्चों को भी खो दिया, इन स्वार्थी लोगों को जवाब न दे पाने के कारण। सुरभि की माँ के पास भी सुरभि की बातों का कोई जवाब नहीं था। सुरभि ने आगे बोला, मैंने इन लालची लोगों को यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया ताकि मैं इन्हें दिखा सकूं कि आज हम किस मुकाम पर हैं और इनका सपना कि हम कटोरा लेकर भीख मांगेंगे कभी पूरा नहीं होने वाला। इन्हें बहुत घमंड था ना कि मैं और मेरे पति सड़क किनारे भीख मांगेंगे, तो आज अपनी आंखें से देख ले कि मैं और मेरे पति कहाँ पर हैं। और हाँ, यह लोग मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, मैं नहीं जानती इन्हें। यह कहकर सुरभि वहाँ से चली गई। सुरभि के सास सुरभि के पति यानी कि अपने छोटे बेटे से बोली, सुन रहे हो ना, तुम्हारी बीवी तुम्हारी माँ से किस तरह जुबान में बात कर रही है। सुरभि के पति ने बोला, हम सुन रहा हूँ और उसी की सुनूंगा, क्योंकि आपकी सुनकर देख चुका हूँ। मैं अपनी बेटी को
खो दिया और अब मैं आपकी सुनकर अपना और नुकसान नहीं करना चाहता। सुरभि जो कह रही है सही कह रही है। मैं आप लोगों को यहाँ से जाने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि मैं आप लोगों की तरह नहीं हूँ। आप लोग जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं, आपका स्वागत है। पर हाँ, मैं और सुरभि आपके घर में कभी नहीं आएंगे। मेरा यही घर है और यही बिजनेस है। आपका घर, आपका बिजनेस, आपको मुबारक। हाँ, जिंदगी भर इस बात का अफसोस जरूर रहेगा कि मैं समय रहते अपनी पत्नी और बच्चे के लिए आवाज़ नहीं उठाई, जिसकी वजह से मैंने अपने बच्ची को खो दिया। मेरी बच्ची आज जहाँ कहीं भी होगी, वहाँ से अगर आज मुझे देख रही होगी तो शायद आज वह मुझे माफ़ कर दे। यह एक सच्चाई है कि आप मेरी माँ हैं, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि वह मेरी बेटी है और मेरी बेटी की गुनहगार मेरी माँ है। तो मैं यह बात कैसे भूल जाऊँ। कहकर सुरभि का पति भी वहाँ से चला गया। सुरभि के माता पिता ने भी अब कुछ भी बोलना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि सुरभि और उसके पति अपनी जगह पर बिल्कुल सही थे। सुरभि के सास ससुर और जेठ जेठानी को समझ में आ चुका था कि सुरभि और उसके पति अब उनके झांसे में कभी नहीं आएंगे, और उन्होंने वहाँ से निकल जाने में ही अपनी भलाई समझी और वह चुपचाप वहाँ से निकल गए। आज सुरभि को अपने फैसले पर बहुत गर्व हो रहा था। उसने सोच लिया था कि वह ऐसी गलती जिंदगी में दोबारा कभी नहीं करेगी, और उसके पति ने भी सोच लिया था कि जहाँ ज़रूरत होगी अपने परिवार और अपनी पत्नी के हक के लिए वह आवाज़ जरूर उठाएगा, नहीं तो कल को पछताना पड़ सकता है। यह बात उन दोनों से अच्छा कौन समझ सकता है। थोड़ी देर के बाद सुरभि ने एक अच्छी सी फैमिली पिक्चर क्लिक की, जिसमें सुरभि के मायके का पूरा परिवार और सुरभि का पति और उसका बेटा था, और उसने माय स्वीट फैमिली लिखकर उस फोटो को फेसबुक पर पोस्ट कर दिया, जिसे देखकर ससुराल वालों ने समझ में आ गया कि अब उसकी फैमिली में उनकी कोई जगह नहीं है, और उनकी फैमिली उनके मायके वाले हैं, जिन्होंने ज़रूरत पड़ने पर हर कदम पर उनका साथ दिया था। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।